वेलकम बैक। मैं अंश मल्होत्रा और आज जो मैं थोड़ा टॉपिक लेके आया हूँ वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। खासकर अगर आप आरबीआई या और भी किसी बड़े रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे सेबी की तैयारी करते हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट होगा और उस कंसेप्ट का नाम सिक्योरिटाइजेशन है। ये कहते हैं कि ये फ्यूचर है और पास्ट में इसका सबसे ज़्यादा नाम आया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में। असल में यही एक रीज़न कहा गया था, बहुत बड़ा रीज़न कहा गया था इतना बड़ा फाइनेंशियल मेल्टडाउन होने के पीछे। तो इसको मैंने जितना हो सकता है सिंपल समझाया है। और एक वजह ये भी है इसको लाने की कि पिछले साल सितंबर में, ऑलमोस्ट सितंबर के लास्ट में आरबीआई ने भी इस इशू पर डायरेक्शंस दिए थे, कुछ मास्टर डायरेक्शंस। उनको सिंपल करके कुछ पॉइंट्स में मैंने लिखा है, शायद आपकी हेल्प हो जाए। तो टॉपिक का नाम है सिक्योरिटाइजेशन, उसको शुरू करते हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन क्या होगा? ये एक प्रोसेस है, एक इस टाइप का प्रोसेस है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है कि आप पर्टिकुलर टाइप के एसेट्स को पूल करके ना उनको एक इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। पूल्ड करके एसेट्स को, और वो एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं। वो एसेट्स कोई इनकम जनरेट करते होंगे, कैश फ्लो जनरेट करते होंगे इंटरवल्स पर। वो एसेट को एक इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जाता है। बेसिक सी डेफिनेशन है। आगे मैं एग्जांपल से आपको पूरा समझाऊंगा क्योंकि जनरली ये बिना एग्जांपल की चीज़ें समझ आने वाली है नहीं। जो इंटरेस्ट है और जो पेमेंट है वो पास होती है परचेज़र से, जो सिक्योरिटी को अल्टीमेटली परचेज़ करते हैं। एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बस कोई अगर आपसे पूछता है तो इतना ही बताइए कि एक इस टाइप का प्रोसेस है, एक फाइनेंशियल इंजीनियरिंग है टाइप की, जिसमें सर्टेन टाइप ऑफ एसेट्स को रीपैकेज करके इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बॉक्स से कि मान लीजिए किसी को घर लेना है तो वो बैंक से जाके होम लोन ले सकते हैं। अब बैंक क्या करता है, ऐसे होम लोन्स देता है तो वो बहुत सारे होम लोन एक्यूमुलेट कर लेता है। लार्ज पूल एक क्रिएट हो जाता है, उसके बाद कितने लोगों को वो होम लोन देता है। अब बैंक चाहता है कि वो इन लोन्स को बेच दे जो उसके पास है। तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि भाई मैं, मान लो मेरे पास ये जो लोन्स आ गए, इतने सारे मैंने लोन्स दिए, मैं इन लोन्स को किसी को और को बेच देता हूँ। बोरोवर और लेंडर के बीच में किसी थर्ड पार्टी को बेच देता हूँ। और मुझे भाई इतने सारे लोन्स हैं, ये इससे मेरे को फ्यूचर में इतने मतलब कैश फ्लो जनरेट होगा, मुझे पैसा आएगा जब वो हर महीने अपना ईएमआई भरेंगे। तो ये एक एसेट है मेरे लिए। ऑब्वियसली ये कमर्शियल बैंक की एसेट साइड पे आता है लोन्स। तो अब मैं इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल प्राइस पे बेचूं? तो ये जो बेस्ट पॉसिबल प्राइस मिलेगा ना, ये सिक्योरिटाइजेशन से आएगा। सिक्योरिटाइजेशन से कैसे? बैंक क्या करेगा कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक को कहेगा, जो अंडर राइटर भी कहते हैं उसको, कहेगा कि भाई मेरे को सिक्योरिटाइजेशन में हेल्प करो और इसके लिए इन्वेस्टर्स फाइंड करो। ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करते हैं, ये जनरली इनका काम होता है अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज़। ये सिक्योरिटीज़ ख़रीदते भी हैं, उनमें इन्वेस्ट भी करते हैं और बाद में उनको आगे सेल भी करते हैं। जैसे कि सिटी बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर, ये कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक हैं। तो अब क्या होता है कि जैसे किसी भी कंपनी को पहले पहले आईपीओ निकालना होता है ना, जैसे अभी पेटीएम का निकला था, एलआईसी का निकला था, तो वो इन इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास जाते हैं जो इनके लिए वो सारा कहते हैं ना कि सारी लीगैलिटीज़ को पूरा करते हैं एक आईपीओ लाने के लिए। तो इसी तरीके से ये सिक्योरिटीज़ भी अंडर राइट करते हैं। तो बैंक इनके पास जाएगा और वो इनकी जो है सिक्योरिटीज़ जो मार्केट में रिलीज़ कर रही जा सके वो कन्वर्ट कर देगा उसमें। एग्ज़ाम्पल इस टाइप का अब है कि जैसे क्या होता है, मान लीजिए बैंक ने 10,000 होम लोन दिए और
ये इस होम लोन की वर्थ कितनी है? $100 मिलियन की। अब क्या करता है बैंक कि अगर बस वो अपनी बुक्स में ये लोन को रखे रखे, तो क्या होगा कि मान लो अगर किसी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो वो उसको लॉस उठाना पड़ेगा बैंक को एवरी टाइम। जिसने भी इन 10,000 लोन्स में से डिफ़ॉल्ट कर दिया, और डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा, ऑब्वियसली 100% रिकवरी हो जाए ये हो नहीं पाता है। तो लेट से बैंक क्या सोचता है कि वो इसको सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर लेता है, दो सिक्योरिटी बनाता है, एक 90 मिलियन में और एक 10 मिलियन की दो सिक्योरिटी बनाता है। इन कई बार सिक्योरिटीज़ को अलग अलग बनाने के पीछे एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो क्यों नहीं 100 मिलियन की एक ही निकाल देता है। तो इसके पीछे ये रीज़न होता है कि कई बार आपके जो होम लोन की भी कैटेगरी अलग अलग होती है, उनकी रिस्क प्रोफाइल कितना है, दोनों में से सिक्योरिटीज़ का, वो भी मैटर करता है। उस हिसाब से फिर वो क्या होता है कि जो रिस्की होते हैं, जो रिस्की सिक्योरिटी होगी उस पर वो कम भी ले लेगा, कम कूपन रेट जो है, सॉरी कम नहीं, ज़्यादा कूपन रेट भी देने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो चाहता है कि ये रिस्की एसेट्स उसके आड़ से हटें जल्दी से जल्दी। ये भी एक इन्वेस्टर्स के लिए जज करने का तरीका है। अब यहाँ पे ये लिखा है कि भी एक बड़ा ही अच्छा क्या होता है कि मान लीजिए कि इस प्रोसेस में होता क्या है। जैसे मैंने होम लोन की आपको बताई, पूरे इंडिया में अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग हमारी कंट्री के पार्ट में डिफरेंट अमाउंट में लोन होते हैं। तो वो एक बड़ा ही अच्छा डाइवर्सिफाइड पूल क्रिएट कर देता है। अब आपको ये बात तो पता ही होगा कि भी इकोनॉमिक्स में कहावत होती है कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में ना रखें। तो जो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर के आप अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इस टाइप की सिक्योरिटीज़ है जिसके पीछे अलग अलग टाइप के होम लोन हैं, पूरे देश में से अलग अलग टाइप के लोन हैं। ठीक है, कोई प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर रिस्क इतना फैला हुआ है तो ये उसके पार्ट पे बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए आगे जाता है अब बैंक। हाँ, इन्वेस्टर जब अब ये मार्केट में रिलीज़ करने के लिए जब ये रेडी हो जाती है सिक्योरिटी, तो रेटिंग एजेंसी उसको रेट करेंगी, तभी इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा चेक करते हैं कि रेटिंग एजेंसीज़ ने इन बॉन्ड को कितनी वैल्यू दी हुई है, इनको कितनी रेटिंग दी हुई है, उसी हिसाब से फिर उनका कूपन रेट भी तय होगा। तो क्या होता है कि दिस सिक्योरिटीज़ आर मार्केटेड एंड सोल्ड टू द इन्वेस्टर्स इन पब। अब रेटिंग मिल गई, मान लीजिए अच्छी रेटिंग मिल गई, तो ये पब्लिक और प्राइवेट मार्केट्स में इनको रिलीज़ कर दिया जाता है, सारा कुछ डिस्क्लोजर के बाद। अब हो क्या रहा है, अब लोग ख़रीदेंगे, इन्वेस्टर्स ख़रीदेंगे, पैसा देंगे इन इन्वेस्टमेंट बैंक को, ये पैसा बैंक पे जाएगा, बैंक को कैश मिल गया, अपनी हाँ एक याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट बैंक अपनी डेफिनेटली कोई फ़ीस काटेगा, अपना कट तो लेगा ही वो। तो द कलेक्टिव पेमेंट्स जो बाय कंज्यूमर एट ऑन होम लोन सप्लाइज द कैश टू द बॉन्ड कूपन इन्वेस्टर्स। देखिए क्या हो रहा है, अभी साइकिल चल क्या रही है मैं आपको बताऊं। ये सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर ने ख़रीदा, इन्वेस्टर्स ने पैसे दिए, ये इन्वेस्टमेंट बैंक ने अपना कट काट के बैंक को दे दिया कैश। वहाँ पे कंज्यूमर जिन्होंने लोन ले रखा है होम लोन, वो बैंक को किस्तें दे रहे हैं, बैंक उन किस्तों से इन इन्वेस्टर्स को कूपन दे रहा है। आप देख रहे होंगे कैसे सबका भला हो गया। वैसे इतना आसान ये है नहीं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर और इसमें रिस्क भी होते हैं, और कहाँ प्रॉब्लम असल में आ जाती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस पूरा मैंने जो आपको एग्जांपल बताया, इसमें से बेनिफिट किसे हुआ, चलिए पहले कंज्यूमर को देखते हैं। क्योंकि कंज्यूमर का बेनिफिट सबसे पहले क्या हुआ कि उनको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कैसे? क्योंकि भाई अगर इतना सारा क्रेडिट जनरेट हो गया, बैंक्स का एक इतना अच्छा फाइनेंसिंग सोर्स क्रिएट हो गया है, क्योंकि वो अगर ये चीज़ ना करता तो डिपॉजिट्स को यूज़ करता जो लोग देते हैं, और महंगी जगहों से लोन उठाता और फिर आपको भी महंगा मिलता, तो इंटरेस्ट रेट गो डाउन, कंज्यूमर का तो ये फ़ायदा होता है।
बैंक का क्या है कि उनको रेडी मार्केट मिल गई होम लोन की। अब जैसे ही ये लोन उनकी बैलेंस शीट से पास हो गए, हट गए, तो वो जो कैश आया उससे वो और एक्सपेंड करेंगे क्रेडिट। आप सोचिए इकोनॉमी को कितना फ़ायदा है इस चीज़ से। और इन्वेस्टर, उनको तो भाई हाई क्वालिटी डेब्ट सिक्योरिटीज़ मिल जाती हैं। आपको पता ही है इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो तो हमेशा अच्छी क्वालिटी की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ ही रहे होते हैं। और डेफिनेटली एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का एक गोल्डन रूल यही होता है कि सारे एग्स को एक ही बास्केट में ना रखें, अपने रिस्क को हमेशा डाइवर्सिफाई करें, अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई करें। देखिए, मैं जो आपको ये सिक्योरिटाइजेशन समझा रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल करके मैं आपको बता रहा हूँ। रियलिटी में प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं वो भी मैं बताऊँगा। तो इसीलिए हो सकता है कि कई बार आप जो रियलिटी में देखें तो थोड़ा सा ये टफ़ लगे, लेकिन बहुत सिंपल होके मैं आपको समझा रहा हूँ। बेसिक मकसद कि कोई अगर एकदम से पूछ लेता है या कहीं पेपर में ही आ जाता है और अगर आप इतना भी लिख देते हैं तो आपके नंबर नहीं काट सकता कोई। अब एग्जाम्पल के बाद सिक्योरिटाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होंगे, ये इतने बड़ी ये जो इसी चीज़ है, ये प्रोसेस है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे इन जनरल। असल में हो क्या रहा है इस प्रोसेस में। जैसे क्यों बैंक ने अपने इतने सारे होम लोन का एक पूलिंग की और उसको इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया। मेन वजह है क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं बैंक, क्यों कर रहे हैं ऐसा, बेनिफिट्स क्या होंगे। और याद रखिएगा, इस यहाँ तो मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया है, लेकिन कंपनियाँ भी ये कर सकती हैं, एनबीएफसीज़ भी ये करती हैं, ये कहीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसा करते हैं सिक्योरिटाइजेशन को। ये तो मैंने आपको सिर्फ बैंक का एग्जांपल दिया है। तो चलिए, पहला बेनिफिट क्या है, चीपर फाइनेंसिंग। कैसे, देखिए कैसे आप सिक्योरिटाइजेशन आपको ये हेल्प करता है कि एक कंपनी जिसकी मान लीजिए बीबी रेटिंग है सिर्फ है, बट मेंटेन्स, लेकिन उसके पास जो एसेट हैं, होम लोन है मान लीजिए बैंक के पास, बैंक की रेटिंग खुद को बीबी ही मिली हुई है, लेकिन उसने होम लोन जनरेट किए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज़ पे लोग इस पे ख़रीद रहे हैं उस लोन से। मान लीजिए कोई एयरपोर्ट बनना है और वहाँ पर वो इन लोग वो होम लोन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी है ये लोन तो बहुत हाई क्वालिटी है, लेकिन कंपनी जो है, जो बैंक है या कोई भी एनबीएफसी है, उसकी खुद की रेटिंग बीबी है। अब अच्छे एसेट हैं तो लोन कम रेट पे भी मिल जाएगा ऑब्वियसली। अगर आपका रिस्क बहुत ज़्यादा है और लो क्वालिटी के एसेट हैं तो फिर आपको बड़े हैवी रेट पर जो है वो बोरो करना पड़ेगा। अगर आपकी क्वालिटी कम है तो डेफिनेटली आपको हैवी रेट देना पड़ेगा लोन उठाने के लिए मार्केट से। लेकिन ये हाई क्वालिटी एसेट्स को एज अ कोलेटरल यूज़ करके, एज अ सिक्योरिटाइजेशन करके बैंक्स बहुत लोअर रेट पे उठा लेते हैं, तब कि बहुत लोअर रेट पे मार्केट से पैसा उठा पाते हैं। वरना अगर वो अपनी रेटिंग के हिसाब से कोई और सोर्सेज से पैसा उठाते, किसी और बैंक से वो पैसा लेते, तो वो उनको बहुत महंगा पड़ता और शायद मिलता भी नहीं। दूसरा है बैलेंस शीट बेनिफिट्स, जो मैंने अभी पहले बताया था कि ये हेल्प करता है ओरिजिनेटर, जो बैंक एनबीएफसी कुछ भी हो सकता है, अपनी बैलेंस शीट से रिस्की एसेट्स को हटाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, अपॉर्चुनिटी है। कैसे, बैंक ने हमारे एग्जाम्पल में अपने, क्योंकि देखिए रिस्क तो होता है हर एसेट में, मान लीजिए मार्केट के रेट, प्रॉपर्टी के रेट गिर गए तो उन एसेट्स की वैल्यू गिर जाएगी, होम लोन्स की वैल्यू गिर जाएगी, जो 2008 के क्राइसिस में हुआ था जब हाउसिंग बबल ब्रस्ट हुआ था। तो इसी केस में क्या होता है कि ये बैंकों की बैलेंस शीट से इन लोन्स को हटा देगा, उसको कैश मिल जाएगा और एक तरीके से उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, सो दैट इट इज़ बेटर एबल टू बोरो मोर। अब वो और बोरो कर सकता है और अपना क्रेडिट और बिज़नेस को बढ़ा सकता है। तो बैलेंस शीट की सफाई करने के लिए भी ये बहुत अच्छा तरीका है। अब तीसरा है कैपिटल एडिक्वेसी। देखिए,
कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपने बेज़ल नॉर्म्स में ज़रूर पढ़ा होगा, बेज़ल नॉर्म 3 में। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसीलिए जिन्होंने थोड़ी सी पढ़ाई पहले शायद की होगी तो उनको शायद ये आसानी से समझा। कैपिटल एडिक्वेसी मतलब क्या होता है? ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूशन में, हर बड़ी इकोनॉमी में वहाँ का सेंट्रल बैंक कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स करता है, जिसे बेज़ल 3 आज कहते हैं हम। तो कुछ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट उसको रिस्क अपने अपने रिस्क वेटेड एसेट के हिसाब से रखना होता है। तो अब मान लीजिए जैसे ही कोई बैंक या कोई इंस्टीट्यूशन, बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने लोन्स को बेच देता है कैश के लिए, तो उसकी आप ये सोचिए ना, कैश किसी भी बैंक के पास कितना बड़ा लिक्विड एसेट है और ये कितनी बड़ी हेल्प है उसकी। आप ये सोचिए कि रेनी सीज़न में जो कहते हैं उसमें उसकी कितनी बड़ी हेल्प होगी। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी लिक्विड एसेट्स की ही आती है किसी को भी। तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट्स को हटाकर कैश आ गया तो कितनी बड़ी फ़ायदा हो गया। और एक अल्टीमेटली रेगुलेटरी कॉस्ट जो है, वरना वो किसी से अपना CRR और इन सब को पूरा करने के लिए बैंक कहीं से उठाता मनी मार्केट में, और शायद एकदम से चाहिए होगा तो फिर रेट भी महंगा मिलता। यहाँ तो उसने अपने बैंक से बिल्कुल ही अपनी बैलेंस शीट से लोन्स को बेच के रिस्क वेटेड एसेट्स को हटा ही दिया है। अब चौथा है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फंडिंग। डेफिनेटली अब आप देखिए ना कि सिक्योरिटाइजेशन ने हेल्प क्या किया। इसने आपका जो फंडिंग बेस है बैंकों का, वो या और भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बढ़ा दिया है। कितना डाइवर्सिफाई हो गया है, पूरी दुनिया में ये सिक्योरिटीज़ खरीदी जा सकती हैं अगर ये उस कंट्री का सेंट्रल बैंक अलाउ करता है तो। वरना बैंक अपने डिपॉजिट्स पे बिलीव रखता, मनी मार्केट तक जा पाएगा, यही कुछ उसके पास होते हैं और फिर वहाँ उनको कॉस्टली भी हो सकता है। मान लीजिए इस समय मार्केट में लिक्विडिटी कम है, लिक्विडिटी क्रंच चल रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, तो इसीलिए जब ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग होती है तो ऑब्वियसली इसमें इकोनॉमी को हेल्प तो होता ही है। अभी तक हमने जो है वो सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन की बेनिफिट्स की ही बात की है। हम जानते हैं कि हर प्रोसेस के अपने इश्यूज़ होते हैं, और मैंने ये भी बताया अभी कि ये बहुत बड़ा रीज़न रहा था। क्या रीज़न रहा था? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पीछे सिक्योरिटाइजेशन। ये इतना गुडी गुडी कंसेप्ट नहीं है, इसके पीछे रिस्क हैं इसमें इन्वॉल्व है। तो ये मैंने स्क्रोल के एक आर्टिकल से लिया हुआ है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, रिस्क क्या है सिक्योरिटाइजेशन में? देखिए, स्टडीज़ की गई ना जब पूरे फाइनेंशियल क्राइसिस की, तो ये देख पाया गया कि सिक्योरिटाइजेशन जो होता है ना, वो एक अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर क्रिएट करता है बैंक्स में। क्या हो रहा था कि लोन देने के चक्कर में क्राइसिस से पहले अमेरिका में हो क्या रहा था कि वो जानते थे कि ये जो लेने आ रहे हैं लोन, इनकी इतनी एबिलिटी है नहीं देने की, लेकिन वो फिर भी लोन दे रहे थे। वो जानते थे कि ये रिस्की एसेट्स हैं, और वो क्या कर रहे थे कि बहुत कम वो लोन एप्लीकेशंस को रिजेक्ट करते थे और पुअर क्वालिटी मॉर्गेज दिए जा रहे थे। तो अब डेफिनेटली, और फिर क्या हुआ कि ये देखा गया कि बैंक्स क्या कर रहे थे कि इन रिस्की एसेट्स को, रिस्की मॉर्गेज जो है ना, वो जो उनके बाकी के लोन थे जो इतने रिस्की नहीं थे, वो जनरली वही लोग वही लोन को सिक्योरिटाइज़ कर रहे थे जो रिस्की थे। और कहीं बैंकों का तो ये भी आया कि उन्होंने क्रेडिट क्वालिटी को छुपाया इन सिक्योरिटीज़ को बेचते हुए। मॉर्गेज का जब सिक्योरिटाइजेशन करने के लिए इन्होंने ये इन्वेस्टर से ये बात को छुपाई। अब आप देखिए, ये चीज़ तो हो सकती है, इस प्रोसेस में हमको ये चीज़ का ध्यान तो रखना ही है। दूसरी प्रॉब्लम थी कि बैंक ने अपना मॉनिटरिंग एफ़र्ट्स को भी बढ़ा लिया इन सिक्योरिटाइज लोन को देते हुए। अब देखिए ना, जब बैंक को पता है कि वो सिक्योरिटाइजेशन करके लोन्स को अपनी बैलेंस शीट से हटा सकता है, तो वो अपनी मॉनिटरिंग भी कम कर देंगे कि इंसेंटिव तो जनरेट होता ही है। तो
ये भी पाया गया कि ये भी बैंकों ने बहुत किया था, उस समय किया था, अब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन माइंड की मेमोरी काफ़ी शॉर्ट होती है। हमको लगता है कि हमारी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है, बट शायद ऐसा नहीं होता। तीसरा है सिक्योरिटाइजेशन फ्रॉम लार्ज बैंक। मतलब क्या हो रहा था, अब आप सोच सकते हैं कि इतने लोगों का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। ये देखा गया कि लार्ज बैंक्स जो सिक्योरिटाइजेशन कर रहे थे ना, रेटिंग एजेंसीज़ उनको उनसे मिली भगत थी उनकी, और वो जानते हुए भी कि ये सब प्राइम मॉर्गेजेस हैं, सब प्राइम क्राइसिस भी इसलिए हम कहते हैं 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को, वो ये जानते थे, फिर भी रेटिंग एजेंसीज़ ने उनको अच्छी रेटिंग दी, देयर बाय मिसलीडिंग इन्वेस्टर्स। अब इन्वेस्टर्स आप जानते हैं कि हम लोग एज अ इन्वेस्टर में इतना नॉलेज नहीं होता। हम तो अपने दोस्तों से सुनते हैं, किसी सुनते हैं यार तू कर दे इन्वेस्ट, मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। लोग तो ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, शायद उन्हें तो पता भी नहीं होता कि सिक्योरिटाइजेशन होती क्या है, डेरिवेटिव क्या है, क्या अंडरलाइंग एसेट्स, क्या मतलब हुआ इसका। वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से वो अब, और फिर सबसे बड़ी बात है कि एक इन्वेस्टर तो मोटा मोटा ये देख सकता है भाई देखो भाई ये तो, इसको तो AAA की रेटिंग मिली हुई है बॉन्ड की, हाँ तो इन्वेस्ट कर लेता हूँ, क्या प्रॉब्लम है। इतना ही देख पाते हैं हम, जो हमारे सामने आता है हम तो वही देख पाते हैं। बट आपको पता ही है कि डाटा जितना दिखाता है उससे ज़्यादा छुपाता है। तो अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स वर इम्पेल्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग्स। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब रेड कलर में मैंने जो लिखा हुआ है कि अबव 3 नेगेटिव जो हैं ये सिक्योरिटाइजेशन के, ये ही कंसिडर किए जाते हैं कि बहुत बड़ा रीज़न थे टू ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के। इस तरीके से सब प्राइम मॉर्गेज, सब प्राइम मतलब ये वर्ड आया है प्रीमियम। प्रीमियम होते हैं ना कि प्रीमियम बसेस, प्रीमियम होटल, बढ़िया वाला होटल, सब प्राइम मतलब वो क्वालिटी नहीं है। जो बोरोवर्स आ रहे थे उनकी इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं, फिर भी उनको लोन दे दिए गए, क्योंकि आपको पता है पूरी सिबिल स्कोर और वो सब देखा जाता है। फिर उस पर मॉर्गेज दिए जा रहे थे, ये अगर ये ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट होने थे, और वो हुआ। हाउसिंग बबल जब ब्रस्ट हुआ, मार्केट नीचे जाने लगी, लोगों के एसेट्स लोग इतनी नीचे चली गई, ये बबल इतना नीचे चला गया फूट के हाउसिंग प्राइसेस की। मान ली ये हुआ कि आपने 50 लाख का लोन वापस करना और आपका जो हाउस है वो 20 लाख का ही है, इतना बुरा हाल हुआ था। तो और यही सिक्योरिटाइजेशन ने की, और उसके बाद मार्केट ने इस सिक्योरिटाइजेशन पर इन्वेस्टर्स का बहुत कॉन्फिडेंस गिरा था। अब ये फिर बढ़ने लगा है। जैसे अब हमने पीछे सिक्योरिटाइजेशन के फ़ायदे और रिस्क भी देख लिए, तो जब इतने सारे रिस्क हैं और ये प्रोसेस और ये चीज़ बैंकों के लिए तो बहुत अच्छी है, बट ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इतनी बड़ा मेल्ट डाउन क्रिएट कर सकती है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हम जानते हैं। तो इसका रेगुलेशन होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और आरबीआई ने ये किया भी। अब मैं लेटेस्ट आपको गाइडलाइंस, मास्टर डायरेक्शन जो उसने दिए थे लोन एक्सपोजर और सिक्योरिटाइजेशन अपने एसेट्स का करने के लिए, ये जो दिया है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए आरबीआई ने, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे 4-5 पॉइंट हैं, तो मैं भी अगर कभी पूछ लेता तो आप बता पाएंगे इसको आसानी से, कहीं पेपर में ही आ जाता है। तो क्या होता है कि ये डायरेक्शन तो ये इसलिए दिए गए हैं कि ये नेगेटिव्स जो हैं ये हावी ना हो पाएँ फाइनेंशियल सिस्टम पे, और इसको कंट्रोल में रखा जाए। तो ये डायरेक्शंस जो थे पिछले साल 24 सितंबर को दिए गए, डायरेक्शंस इशू किए गए 24 सितंबर 2021 को। अब ये डायरेक्शंस किस किस को अप्लाई होंगे? ये डायरेक्शंस सारे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो 4 हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी, सब पे अप्लाई होगा। तो ये क्या है? आरबीआई ने स्पेसिफाई किया है कि मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट एमएमआर, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा, एमआरआर डिफरेंट एसेट्स क्लास के लिए, चाहे वो बैंक के पास है, एनबीएफसी, किसी के पास भी। मान लीजिए
तो सबसे पहला है कि फॉर वो होम लोन जिनकी मैच्योरिटी 24 मंथ 2 साल से कम है, उनका MRR 5% होगा। जिनका 24 से ज़्यादा है मैच्योरिटी, उनका 10%। जो रेसिडेंशियल मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज़ है जो इशू की गई थी सब प्राइम मॉर्गेजेस में 2011 में, 2008 से पहले अमेरिका में जो कोलैप्स हुआ था, वो वाली सिक्योरिटीज़ हैं, MMR है 5%। MRR सॉरी। MMR मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट। ये तो हमने देख लिया कि क्या डायरेक्शन है, बट ये MRR सॉरी है क्या। ये एक पर्टिकुलरली एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो प्राइमरली डिज़ाइन की है ये इंश्योर करने के लिए कि भी कोई भी बैंक या NBFC का उस सिक्योरिटी में एक इंटरेस्ट रहे, ड्यू डिलिजेंस रखे वो उसको सिक्योरिटाइज़ करने के लिए। देखिए मैं इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। क्योंकि हमने नेगेटिव रिस्क में सिक्योरिटाइजेशन के देखा कि बैंक्स ये चालाकी कर सकते हैं कि वो पहले दिए, फटाफट से लोन दिए, ऐसे ही किसी को ज़्यादा ध्यान नहीं रखा, ज़्यादा मॉनिटरिंग करी ना, एसेट क्वालिटी को ध्यान से उनके चेक किया ना, क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया, और लोन्स अपने बैलेंस शीट से हटाए, कैश लिया और बल्ले बल्ले बैंक ऐसा किया उन्होंने उस समय। अब आप ये सोचिए कि अगर आप उनके लिए मिनिमम रिटेंशन रिक्वायरमेंट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए 10% की है, मतलब आप जो आप लोन है उसका 10% आपको अब रखना होगा अपने पास। तो अब बैंक ये काम नहीं करेंगे कि वो बहुत घटिया क्वालिटी के लोगों को लोन दें। मैं यहाँ घटिया क्वालिटी कह रहा हूँ उनकी क्रेडिट वर्दीनेस के बेसिस पे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास भी इसका 10% लोन का पड़ा हुआ है। एक डिसइंसेंटिव जनरेट होता है कि वो ऐसा कुछ करें। तो ये बिल्कुल एक ही वो वाली हो गया, शायद आपको पता नहीं वो टॉपिक पता हो कि नहीं, जो इंश्योरेंस कंपनी करती है कि वो आपको फुली इंश्योर नहीं करती। आपको वो इंश्योर करती कि आपको पूरा इंश्योर वो ये चीज़ इंश्योर करती है कि आपको पूरा इंश्योर ना किया जाए। क्यों? क्योंकि फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि आप जानबूझ के शायद वो रिस्क लेना शुरू कर दें, जिसको शायद मॉरल हैज़ार्ड कहते हैं इकोनॉमिक्स में। अगर आपको पता होगा कि अगर मैं अपनी गाड़ी घुमाता हूँ तो मेरी गाड़ी खोने पे मुझे पैसे मिल जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से, लेकिन पूरे नहीं मिलेंगे। तो आपको पता चलेगा कि कुछ लॉस आपको भी उठाना पड़ेगा अगर गाड़ी खो गई तो इसलिए ये जो है आपको हेल्प करेगा। इसीलिए ये एक रिक्वायरमेंट रखी गई है कि बैंकों पे डिसइंसेंटिव जनरेट हो और वो क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करें, पूरी सही इन्फॉर्मेशन को बाहर करें और सब प्राइम मॉर्गेजेस लोन्स ना दें। अब अगली डायरेक्शन जो एक उसने इशू करी है कि उसने एक मिनिमम होल्डिंग पीरियड भी इशू किया है डिफरेंट टाइप के लोन्स के लिए। उसके बाद ही आप उन एसेट्स का सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, देखिए जैसे रेसिडेंट बैक सिक्योरिटीज़ हैं तो उसके लिए 6 मंथ उसने रखा है, इतना तो वो आपके पास लोन्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप सिक्योरिटाइजेशन कर सकते हैं। ये मिनिमम होल्डिंग पीरियड भी इसलिए किया जाता होगा कि एक उसको पता होने बैंकों को पता होना चाहिए कि कुछ समय ये लोन्स हमारे पास रहेंगे, और अगर हम बहुत ज़्यादा कुछ गलत करते हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं लोकल लेवल पर, हो सकता है कि हमको बहुत भारी लॉस उठाना पड़े जब तक ये लोन हमारे पास, और मे बी लोन ये एसेट की वैल्यू गिर जाए जब तक ये लोन हमारे पास हैं। तो कुछ समय जब लोन उनके पास पड़े रहेंगे और वो ये नहीं कर पाएंगे तो एक डिसइंसेंटिव जनरेट होता है गलत काम करने के लिए, ना करने के लिए। देखिए गाइस, अब जैसे डिफरेंट एसेट क्लास के लिए मिनिमम होल्डिंग पीरियड है, अलग अलग क्लास के लिए है। ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया और इतना टेक्निकल डिटेल में शायद मुझे नहीं लगता कोई इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ एक कंसेप्ट ज़रूर पूछा जा सकता। तो 2-3 बातें या पेपर में आ जाएँ तो आप कुछ लिख पाएँ, कुछ पॉइंट्स लिख पाएँ। ये हैं RBI की वेबसाइट पे, अगर पूरा कॉम्प्लेक्स आपने पढ़ना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। मैंने कुछ बेसिक बातें बताई हैं। तो फाइनली ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कोई बात इसमें गलत लगी है वीडियो में, कोई फैक्ट, तो प्लीज़ नीचे लिखिएगा ताकि सब पढ़ लें।
मैं भी उसको ठीक कर लूँगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अगर आगे कोई ऐसा मैं वीडियो बनाऊँ जो आपकी हेल्प कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना टाइम देने के लिए।